दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई द 25 साउथ की एक बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है लूसीफर 2, जिसके अंदर लीड रोल में मोहनलाल सर हैं, जिन्होंने एक्टिंग बहुत ही गजब की है और फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इस फिल्म का सिक्वल 1 नहीं देखा है तो वो पहले देख कर आइए, तभी आप लोगों को ये फिल्म समझ में आएगी। IMDb रेटिंग है 8.0 आउट ऑफ 10। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2002 से, जहाँ हम हिंदू और मुसलमान की आपसी दंगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को मार काट रहे थे। तब हम कुछ मुस्लिम परिवार को देखते हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए अपना घर छोड़कर वहाँ की बसी एक हवेली में चले जाते हैं, जिसकी मुखिया एक बूढ़ी अम्मा होती है जिसे प्यार से मौसी बुलाते हैं, और साथ ही वो एक हिंदू होती है और वो मसूद से कहती है वो चिंता न करे और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो कल लोगों से बात करके इस मामले को खत्म करवा देगी और वो उन्हें आज रात वहीं पर रुकने के लिए कहती है। और वहीं पर हम मुन्ना को भी देखते हैं जिसको वो मौसी कहता है, और ऐसा वो देख रहा था। और अब मौसी मुन्ना को उनके रहने का इंतजाम करने की बोलती है और वो उनका बंदोबस्त करा देता है। जब वो लोग आराम कर रहे थे तभी कुछ गुंडे उस हवेली पर बुलडोजर से हमला कर देते हैं, और फिर हम उन गुंडों के बॉस को देखते हैं जिसका नाम बलराज होता है। और बलराज मुन्ना का भाई था। दरअसल मुन्ना ने बलराज को ही बताया था कि मुसलमान परिवार यहाँ पर आराम कर रहे हैं और पनाह उन्हें हमारी मौसी ने दी है, इसलिए सबसे पहले बलराज मौसी को गन से शूट करके मौत के घाट उतार देता है और फिर उस मुसलमान परिवार के पास जाता है। वही हम मसूद को देखते हैं जो कि जायद और छोटे बेटे को छुपा देता है और कहता है वो बिल्कुल भी आवाज न करें। खैर कुछ देर बाद वहाँ पर बलराज पहुँच जाता है और वहाँ पर मौजूद औरतें, बच्चे, लड़कियाँ सभी को मारने लग जाता है। यहाँ तक कि बलराज का भाई मुन्ना एक प्रेग्नेंट औरत का बड़ी बेरहमी से बलात्कार कर देता है, और यह सीन वाकई में दिल दहलाने वाला था। मेरी तो रूह ही कांप गई थी। और यह सब छुपकर जाहिद देख रहा था और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि उसके सामने उसके परिवार को बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा था। अब बलराज सबको जान से मार देता है और जायद मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जब वो अपने छोटे भाई को देखता है तो उसकी सांसें थम गई थी और वो मर गया था। यह देखकर जायद काफी रोता है क्योंकि अब वो अकेला रह गया था। इसके बाद हमें कई साल बाद गोवर्धन नाम के रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि कार्तिक नाम के आईवी ऑफिसर, जो कि गोवर्धन का ही दोस्त था, उससे किसी बजरंगी की बात कर रहा था क्योंकि बजरंगी अब केरला में अपनी पार्टी लेकर आने वाला है। इस पर कार्तिक मना कर देता है कि मुझे नहीं मालूम है वह क्यों आ रहा है, और कार्तिक गोवर्धन से कहता है कि तुम यह सब छोड़ो और मुझे उस स्टीफन के बारे में पता करके बताओ। अब यह स्टीफन और बजरंगी है कौन, ये आपको आगे मालूम चलेगा। इसके बाद हम सीएम के ऑफिस को देखते हैं जहाँ एक मंत्री बाकी नेताओं से कहता है कि मुझे सुनने में आया है कि आपने सीएम जतिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया है, इससे तो हम सबका नाम खराब हो जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि पहले केरला के सीएम पीकेआर थे जो कि जतिन के ही पिता थे, और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। पर पीकेआर की मौत के बाद जतिन को इस पार्टी का लीडर बना दिया गया और अब पार्टी जीतने के बाद जतिन ही सीएम बना है। हालांकि अब अगले साल चुनाव दोबारा आने वाले हैं, इसलिए यह लोग टेंशन में थे कि कहीं अगली बार हमारी पार्टी हार ना जाए। वहीं बाकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि इस जतिन का कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोग जतिन की बहन प्रिया के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कहाँ पर है आजकल। फिर हम प्रिया को देखते हैं जो कि एक इवेंट से घर आती है तो उसे जतिन मिलता है। यह जतिन प्रिया से कहता है कि मैंने सुना है आपको नमूपल्ली गांव वाले बुला रहे हैं, तो तुम जाओगे क्या। इस पर प्रिया कहती है कि पिताजी को वहाँ पर हर कोई पूछता है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन जतिन कहता है कि वहाँ पर मत जाना, वो लोग मेरे खिलाफ हैं, तुम जाओगे तो उन्हें लगेगा कि मेरी खुद की बहन ही मेरे खिलाफ हो गई। तभी इनकी अपने पिता को लेकर बहस हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि जतिन अपने पिता पीकेआर से काफी नफरत करता है और जतिन को लोगों से ज्यादा सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। वहीं प्रिया लोगों के बारे में सोचती है तब जतिन वहीं प्रिया को धमकी देकर जाता है कि मुझे अब इस पार्टी की जरूरत भी नहीं है, अभी तो मैं सीएम हूँ और कल मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जतिन पब्लिक के सामने भाषण देता है और वह लोगों को मीठी मीठी बातें बोलकर कहता है कि यह पार्टी मुझे हमारे राज्य को ग्रो करने से रोक रही है, इसलिए मैं अपनी खुद की नई पार्टी बना रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। आगे जतिन कहता है कि इस पार्टी में मेरा साथ बजरंगी भैया देंगे, और तभी वहाँ पर बजरंगी आता है जो कोई और नहीं बल्कि बलराज ही था जिसने 2002 में दंगे किए थे और इस समय वह काफी पावरफुल आदमी था। यहाँ बजरंगी को देखकर पीकेआर यानी कि कार्तिक के पिता की पार्टी के लोग सोचने लगते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। वो तो ठीक है पर बजरंगी को यहाँ नहीं लाना चाहिए, यह पूरे राज को खराब कर देगा, काश ऐसे समय में यह स्टीफन होता। इसके बाद हमें एक जगह सिग्नल को दिखाया जाता है जहाँ पर इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग की जा रही थी। वहीं हम रॉबर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सब ध्यान से देख रहा था। फिर हम M16 इंटरपोल का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी आकर वहाँ के हेड बोरिस को बताता है कि सेनेगल से मान निकल चुका है। यह सुनकर बोरिस सीधा अपनी टीम के पास पहुँचता है और पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी एक फोर्स पहले ही भेज रखी है उस कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए जिसे लीड ऑफिसर मिशेल देख रही थी। तो यहाँ सारे ऑफिसर्स कंसाइनमेंट का इंतजार करने लगते हैं और मालूम चलता है कि वह रॉबर्ट नाम का आदमी M16 का ऑफिसर है और वही मिशेल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और काफी इंतजार करने पर भी वहाँ पर कंसाइनमेंट नहीं आता, जिस पर
पर मिसाइल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वही हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपना कंसाइनमेंट दूसरे रास्ते पर ले जाने का प्लान कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर धमाका होता है और तुरंत एंट्री होती है स्टीफन की, जिसे सब लोग लूसीफर कहकर भी बुलाते हैं। वह यहाँ आते ही पूरे कंसाइनमेंट को ही उड़ा देता है और रॉबर्ट कहता है कि मैं एक जासूस हूँ। यह सुनने के बाद भी स्टीफन उसे मार डालता है। फिर स्टीफन सीधा उस कंसाइनमेंट को स्मगल करने वाले कार्टर लीडर काबुका को कॉल करके धमकी देता है कि यह माल तो मैंने उड़ा दिया, पर आगे से ऐसे स्मगल किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर काबुका को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हम गोवर्धन को कार्तिक के पास देखते हैं, जो स्टीफन के बारे में ही जानना चाह रहा था। तब कार्तिक गोवर्धन को किसी अब्राहम के बारे में बताता है कि इस समय उसका नाम काफी ज्यादा उछल रहा है। अब्राहम हमेशा ही जिहादी ग्रुप और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ रहा है और सारे ही लोग उसके दुश्मन हैं। वहीं अब्राहम ने हाल ही में एक इंटरपोल एजेंट को भी मार डाला है, इसलिए सब उसी को ढूंढ रहे हैं। असल में दोस्तों यह अब्राहम और कोई नहीं स्टीफन ही है, जिसने अपना नाम बदल रखा है। वहीं हम ऑफिसर मिशेल को भी देखते हैं, जो अपने सीनियर से कह रही थी कि रॉबर्ट मेरा क्लोज फ्रेंड था और जिसने भी उसे मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं, जो अपने घर पर आते ही सीक्रेटली किसी से बात करता है और यह कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही था, जिसे बोरिस पल पल की खबर दिया करता था, क्योंकि बोरिस जानता था कि स्टीफन काफी अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद हम स्टीफन को काबुका से बात करते हुए देखते हैं, जैसे काबुका कहता है कि मुझे तुमसे डील करनी है, इसलिए तुम मेरे बताए एड्रेस पर पहुंच जाना। दूसरी तरफ गोवर्धन को एक फोटो दिखती है जिसमें अब्राहम का हाथ नजर आ रहा था और वो अंगूठी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सेम अंगूठी तो उसने स्टीफन के साथ में देखी थी। यानी उसे समझ आ जाता है कि स्टीफन ही अब्राहम है। फिर हमें स्टीफन के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। असल में स्टीफन एक अनाथ था जो लोगों की भलाई का काम करता था और उसे पीकेआर ने सीएम बनने के बाद अपनी पार्टी में एमएलए बना दिया था। तब भी स्टीफन लोगों की सेवा में लगा रहा था। हालांकि पीकेआर की मौत के बाद स्टीफन ने यह देश 5 साल पहले छोड़ दिया था और वह विदेश में सेटल हो गया था। तब से आज तक उसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसके बाद गोवर्धन सीधा उसी पार्टी के एक नेता, जो कि स्टीफन से कई बार मिल चुका था, उसके जरिए स्टीफन के एक आदमी से मीटिंग सेट करवाता है। और जब गोवर्धन उसे मिलने जाता है तो बताता है कि हमारा राज संकट में है, वह बजरंगी जैसे लोग आ गए हैं, इसलिए मैं स्टीफन को बुलाना चाहता हूँ। तब उसे यह लोग बेहोश कर देते हैं और सीधा अपने साथ ले जा लेते हैं। वही हम जतिन को देखते हैं, जो अपने आदमी से कह रहा था कि बजरंगी के आने से मेरे ऊपर के सारे केस हट गए हैं और अब वो और मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। वहीं बजरंगी मुन्ना को समझा रहा होता है कि उसे केला क्यों चाहिए। असल में यहाँ 2 कंटेनर टर्मिनल्स हैं और यहाँ से आसानी से इलीगल माल सप्लाई किया जा सकता है, इसलिए बजरंगी की नजर इस राज्य पर थी। इधर स्टीफन गोवर्धन से मिलता है तो पूछता है कि बताओ क्यों मिलना चाहते थे। तब स्टीफन कहता है कि तुम्हारा राज संकट में है और उसे बचा लो, और मैं जानता हूँ तुम ही अब्राहम हो। जो सुनकर स्टीफन हंसने लगता है। इधर हम जतिन को देखते हैं, जो स्टीफन की बात कर रहा था कि स्टीफन हमारे राज से दूर रहेगा, वही अच्छा है। जो सुनकर वहाँ बैठा कार्तिक पूछता है कि उस स्टीफन से सब लोग इतना डरते क्यों हैं, जिस पर जतिन बताता है कि वो किंग मेकर है, उसके कहने से सरकार भी पलट सकती है, इसलिए बजरंगी भी शायद उसका कुछ बिगाड़ न पाए, उल्टा मैं भी उसके साथ फंस जाऊंगा। इसके बाद हम मिशेल को देखते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब्राहम एक डील के लिए इराक आ रहा है, तो वो उसे पकड़ने को सोचती है। वहीं गोवर्धन कार्तिक को कॉल करके बताता है कि स्टीफन के बारे में मुझे कुछ पता चला है कि वह इराक जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम को पकड़ने के लिए मिशेल अपनी टीम के साथ अब्राहम जहाँ आने वाला था वहाँ पहुंच जाती है। तभी थोड़ी देर में अब्राहम आता है और बस सीधा उन्हीं कैमरों में देखता है जो मिशेल ने लगाए थे। असल में यह स्टीफन का ही प्लान था कि वो इन लोगों को अपना चेहरा दिखा सके। जिसके बाद स्टीफन सीधा काबुका से मिलने आता है। जब वो अंदर बिल्डिंग में जाता है और मिशेल सही मौके का इंतजार करने लगती है कि वह सबको साथ में पकड़ लेगी। अब अंदर काबुका और स्टीफन की डील होने लगती है, जहाँ स्टीफन कहता है कि तुम जो भी इलीगल काम करते हो वो तुम्हें बंद करने होंगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसी बात को लेकर इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर स्टीफन की बाकी खास आदमी भी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मिशेल सबको पकड़ने के लिए अंदर आ रही होती है, तभी एक धमाका होता है और सब लोग घायल हो जाते हैं। वहीं अब हर जगह यह न्यूज फैल जाती है कि स्टीफन एक धमाके में मारा गया, जो सुनकर केरला निवासी उदास हो जाते हैं। फिर हम 2 नेताओं को बात करते हुए देखते हैं कि स्टीफन तो मर गया, अब उस जतिन से पंगा कौन लेगा, क्यों ना हो हम उसके सामने प्रिया को ही खड़ा कर दें। वहीं हम मिशेल को देखते हैं, जो जिंदा बच गई थी, पर वह अभी भी कह रही थी कि वह खुद अब्राहम को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने रॉबर्ट को मारा है। इस पर मॉरिस कहता है कि रॉबर्ट कोई शरीफ इंसान नहीं था, वह हमारा ऑफिसर होकर भी काबुका का साथ दे रहा था। इसके प्रूफ देखकर मॉरिस चला जाता है और मिशेल भी सब समझ जाती है। इसके बाद हम प्रिया को देखते हैं, जो यही सोच रही होती है कि उसे नेडुपल्ली गांव में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वह जाएगी तो जतिन उसका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन तभी जतिन का फोन आता है, जो सामने से धमकी देता है कि अगर तुम गांव में गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस पर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वह नेडुपल्ली गांव जाने के लिए निकल जाती है। वहीं बजरंगी को जैसे पता चलता है कि प्रिया उस गांव के लिए निकल गई है, तो वह कहता है कि वहाँ के लोगों का सपोर्ट लेकर प्रिया हमारी पार्टी को पिछाड़ सकती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब प्रिया गाँव के लोगों को भाषण दे रही होती है, तब वहाँ बजरंगी के आदमी अटैक कर देते हैं और प्रिया को एक गाँव वाला का बचाते हुए ले जाने लगता है। उसी समय प्रिया को वहाँ के गुंडे घेर लेते हैं और प्रिया समझ जाती है कि वो उसका
आखिरी समय आ गया है। पर तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है जो अभी मरा नहीं था और वो सारे गुंडों को बुरी तरह से मार डालता है। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि स्टीफन और उसके आदमियों ने काबुका और उसकी गैंग को मार डाला था क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं थे। वहीं स्टीफन का जो खास आदमी होता है उसने स्टीफन के निकलने की पहली व्यवस्था कर रखी थी। तब वो यहाँ पर बॉम्ब फोड़कर निकल जाते हैं और सबको यही लगता है कि स्टीफन यानी कि अब्राहम मर गया। खैर प्रिया घर पहुंच जाती है। वहीं जतिन को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया पर हमला किसने करवाया होगा। हालांकि इन सब से बजरंगी को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद प्रिया अपने पिता पीकेआर के ऑफिस आती है और हमें मालूम चलता है कि प्रिया को स्टीफन ने कहा था कि अब तुम्हें यह राज संभालना है। तो प्रिया वही सब करती है जो स्टीफन ने कहा था। वो सीधा पार्टी मीटिंग रखती है और लीडर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो कहती है मैं जतिन के खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे इस पार्टी का लीडर बनना है। हम मिलकर इस राज को चलाएंगे और जतिन को हराएंगे। इस पर सब लोग मान जाते हैं। अब अगले दिन से प्रिया पूरी तरह से नेता बन जाती है और अगला सीएम बनने की तैयारी करने लगती है। हालांकि जब प्रिया एक जगह पर भाषण दे रही होती है तभी वहाँ पर कुछ आईबी वाले आते हैं और कहते हैं कि प्रिया के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, इसलिए उन्हें जेल जाना होगा। यह सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। पर प्रिया जानती थी कि जतिन और बजरंगी ऐसा कुछ करेंगे उसे रोकने के लिए, इसलिए वह पब्लिक के सामने जानबूझकर हथकड़ी पहनती है और ऐसे दिखाती है कि अब वह पब्लिक के लिए कुछ भी कर सकती है, जिससे प्रिया की इमेज लोगों की नजरों में और अच्छी हो जाती है। इसके बाद आज मुन्ना और जतिन जब कार से बजरंगी से मिलने जा रहे होते हैं तभी बीच रास्ते में कुछ लोग आकर जतिन के लोगों को मारते हैं और फिर जतिन और मुन्ना को उठा लेते हैं। फिर जब जतिन को होश आता है तो उसके सामने स्टीफन बैठा होता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। स्टीफन जतिन से कहता है कि एक तेरे पिता थे जो लोगों के लिए मरने को तैयार थे और एक तू है जो पैसों के लालच में अंधा हो गया है। यह सुनकर उल्टा जतिन स्टीफन को बजरंगी की धमकी देने लगता है कि उसे पता चलेगा तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। फिर स्टीफन सीधा बजरंगी को कॉल करता है और बताता है कि तेरा भाई मुन्ना मेरे पास है। यह सुनकर बजरंगी भड़क जाता है कि मेरे भाई को छोड़ दे, पर स्टीफन कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है तो यहीं पर आ जा। तो यहीं आज फैसला कर लेते हैं। इसके बाद हम स्टीफन के उसी खास आदमी को देखते हैं जो आज कुछ लड़कियों की जान बचाता है जिन्हें कुछ गुंडे बेचने जा रहे थे और हमें मालूम चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जायद है जो दुयादो के हमले में बच गया था। असल में जायद को अकेला पाकर वहाँ के कुछ लोग उसे सीधा आतंकवादी बनाने के लिए लेकर जा रहे थे और वह उनके दिमाग में यही भर रहे थे कि हमें आतंक कैसे मचाना है। लेकिन सही मौके पर आकर स्टीफन इन बच्चों को बचा लेता है और वह जायद से वादा करता है कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। इसी कारण जायद स्टीफन के बताए रास्ते पर चल पड़ता है। फिर अगले ही पल बजरंगी अपनी पूरी गैंग लेकर स्टीफन के बताए अड्डे पर पहुंच जाता है मुन्ना को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ स्टीफन ने मुन्ना के शरीर में पहले ही बॉम्ब फिट कर रखे थे जो बजरंगी के आते फट जाते हैं और बजरंगी के होश उड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या। तभी वहाँ पर स्टीफन और जायद आते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं क्योंकि जायद के मन में पहले से ही बजरंगी के खिलाफ नफरत थी। तब यह सब लोग सारे आदमियों को मारने के बाद बजरंगी को भी तड़पा तड़पा का मार डालते हैं। इधर कार्तिक भी कहीं जा रहा होता है तो उसे भी एक आदमी आकर मार डालता है क्योंकि वह बजरंगी से मिला हुआ था और यह आदमी स्टीफन का ही था। यानी स्टीफन और जैद ने मिलकर राज को खराब करने वाले सारे लोगों को मार डाला था। वहीं प्रिया को भी स्टीफन छुड़वा लेता है और इस पर लगे सारे इल्जाम को हटवा दिया जाता है और यह भी तय हो गया था कि अगले सीएम प्रिया ही बनेगी। इसके बाद स्टीफन सीधा जतिन से आकर मिलता है जो कि समुद्र के बीचों बीच था और स्टीफन कहता है कि अगर तू प्रिया का साथ देगा या फिर राज्य सुधारने के लिए तू जा सकता है। इस पर जतिन मान जाता है और स्टीफन उसे हेलीकॉप्टर से भिजवा देता है। पर तभी स्टीफन को एक आदमी का कॉल आता है जिसे अब्राहम के बारे में पता चल गया था और वह बोरिस को जान से मार डालता है क्योंकि वो स्टीफन से मिला हुआ था। वही वह कहता है कि काबू का मेरा भाई था और तुमने मेरे भाई को मारा है और तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब तुम बच नहीं पाओगे। या कहते हुए जतिन का चॉपर ब्लास्ट हो जाता है जो देखकर स्टीफन के होश उड़ जाते हैं और यह अटैक सेंट राइट गैंग के लोगों ने करवाया था। इससे स्टीफन समझ जाता है कि अब उसके दुश्मन किस लेवल के होंगे। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को काफी ज्यादा प्यार दोगे और इसी तरह की और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।